हम लोग प्रैक्टिस सेट फिर से देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 7। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन मेमोरी इज नोन एज। डेटा स्ट्रक्चर को जो मेमोरी में रिप्रेजेंट किया जाता है उसको किस तरह से हम लोग जानते हैं या उसे क्या कहते हैं? तो डेटा स्ट्रक्चर जो कुछ भी हम डेटा स्ट्रक्चर में करते हैं, जैसे लिस्ट करते हैं या स्टैक करते हैं, क्यू करते हैं, ये सब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बोला जाता है। तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन मेमोरी इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। Which of the following abstract data types can be used to represent a many to many relation? तो many to many relations कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर में होता है? तो many to many यानी एक का लिंक बहुत से होगा। तो जैसे हम जो ट्री बनाते हैं तो ट्री में क्या होता है? एक से अधिक कनेक्शंस होता है, तो ये ट्री होगा। और प्लेक्स एक सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारा जैसे कनेक्शंस होता है। जैसे वेब वेब पेजेस पे वेब हायरार्की क्रिएट किया जाता है, बहुत सारे पेजेस को आपस में लिंक किया जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों हो सकता है, ट्री एंड प्लेक्स। तो इसके लिए हम लोग ऑप्शन डी सेलेक्ट कर सकते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन ड्रॉज अप स्टैंडर्ड्स फॉर मॉडेम्स। मॉडेम के लिए स्टैंडर्ड कौन ड्रॉ करता है? तो कोई भी जो डेवलपमेंट होता है, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो या हार्डवेयर का डेवलपमेंट हो, जब उसको डेवलप किया जाता है तो उसके लिए कुछ और कोई ऑर्गेनाइजेशंस होता है इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे, जो उस चीज को बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स करता है। जैसे नेटवर्किंग के फील्ड में अगर हम नेटवर्किंग करते हैं तो हम लोग OSI लेयर्स को पढ़ते हैं। तो OSI लेयर क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस। तो ये एक स्टैंडर्ड है और इसको डिफाइन करता है ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ISO जो है वो एक संस्थान है जो स्टैंडर्ड डिफाइन करता है किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप कर बनाने के लिए। तो ISO नेटवर्किंग के लिए जब एक स्टैंडर्ड बनाता है तो वो उसका नाम देता है OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। उसी तरह से मॉडेम्स जो है एक डिवाइस होता है, मॉडेम जो हम लोग यूज करते हैं इंटरनेट पे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए, मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। तो इसको डेवलप करने का भी एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। और वो स्टैंडर्ड कौन बनाया? तो वो स्टैंडर्ड बनाया CCITT। तो CCITT का एक्चुअली में फुल फॉर्म, ये एक संस्थान है जो मॉडेम को डेवलप करने के लिए काम करता है। ये CCITT जो है कंसल्टेटिव कमिटी फॉर इंटरनेशनल टेलीग्राफी एंड टेलीफोनी, इसका फुल फॉर्म होता है। इसको भी रिमेंबर कर लेना होगा। स्टैंडर्ड्स फॉर कंसल्टेटिव कमिटी फॉर इंटरनेशनल टेलीग्राफी एंड टेलीफोनी। तो हो सकता है कभी एग्जामिनेशन में ये भी पूछ दे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CCIT। तो इसको भी दिमाग में रखना होगा कि CCIT का फुल फॉर्म क्या होता है और CCIT का काम क्या है। तो ये स्टैंडर्ड फिक्स करता है और मॉडेम्स का स्टैंडर्ड CCIT फिक्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लास ऑफ लैन। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है वो लैन नहीं है। तो ब्रॉडबैंड ऑप्शन ए, CSMA CD, टोकन बस, टोकन रिंग। तो ये सब जो है जैसे CSMA CD कॉलिजन से मल्टीपल एक्सेस कॉलिजन डिटेक्शन, तो ये एक क्लास है, ये एक नेटवर्क क्लास है। टोकन बस भी क्लास है, टोकन रिंग भी क्लास है। और ब्रॉडबैंड जो है वो एक नेटवर्क है लेकिन वो
लैन नेटवर्क की बात नहीं होती है, ब्रॉडबैंड यानी कि वैन नेटवर्क कनेक्शन का बात होता है। तो यहाँ पे हम लोग ब्रॉडबैंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज यूज टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम डीबीएमएस। तो डीबीएमएस से जब हम अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से काम कर रहे हैं, सपोज हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से काम कर रहे हैं या और हम डीबीएमएस से डेटा को निकाल रहे हैं, निकालना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, या डेटा पे हम किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, डेटा हम सेलेक्ट कर रहे हैं, डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, तो हम कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो डेटा से काम करने के लिए जैसे डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तो डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन से रिलेटेड है, यानी डेटा को मैनिपुलेट किया जा रहा है। डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और वीडीएल और एसडीएल एक अलग कंसेप्ट दिया गया है। तो यहाँ पे हम डेटा पे काम कर रहे हैं, यानी डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा डीएमएल। डीडीएल यानी क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, लेकिन वहां पे हम डेटा पे काम नहीं कर रहे हैं। डेटा पे हम काम कब करते हैं, तो हम डीएमएल पर काम कर रहे होते हैं, यानी क्रिएट, टेबल, सेलेक्ट, इंसर्ट, ये सब। द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, यहाँ एक एक्सप्रेशन दिया गया है ए बी प्लस सी डी माइनस, तो ये एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, यानी ए और बी के बाद प्लस ऑपरेटर, फिर सी और डी के बाद माइनस ऑपरेटर, यानी ऑपरेटर बाद में आ रहा है और एक्सप्रेशंस पहले आ रहा है। तो ये एक्चुअली में इनफिक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, ए बी इंटू सी माइनस डी, इस तरीके से लिखा जाएगा। यानी कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ऑपरेटर्स ऑपरेंड के बाद लिखा जाए, तो वैसे ऑपरेटर एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं। और पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, या उसके इवैल्यूएशन, यहाँ पे पूछ रहा है इवैल्यूएशन, कन्वर्जन करना होगा प्रीफिक्स से पोस्ट फिक्स, इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में। जैसे a प्लस बी, ये क्या है, ये एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है, लेकिन a b प्लस ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे इस इनफिक्स में क्या हो रहा है, इनफिक्स में एक्सप्रेशन जो है वो ऑपरेंड्स के बीच में आ रहा है, लेकिन पोस्ट फिक्स में ऑपरेटर जो है वो कहाँ आ रहा है, ऑपरेंड्स के बाद में आ रहा है। तो पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना हो, या यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि इवैल्यूएट, कैसे इवैल्यूएट करेंगे एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को। तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग सिर्फ स्टैक का यूज कर सकते हैं। पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना हो, अगर कोई इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया जाए और उसको पोस्ट फिक्स में बदलना है, तो हम स्टैक का यूज कर सकते हैं, ट्री का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इवैल्यूएशन करने के लिए हम लोगों को स्टैक का ही जरूरत पड़ेगा। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि इवैल्यूएशन कैसे करेंगे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का, तो स्टैक के मदद से करेंगे। अगर पूछा जाए कि इनफिक्स एक्सप्रेशंस को पोस्ट फिक्स में चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम स्टैक भी कर सकते हैं, ट्री का भी यूज कर सकते हैं। A binary search tree is a binary tree। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि बाइनरी सर्च ट्री एक बाइनरी ट्री है, कब है, जब ऑल आइटम्स इन द लेफ्ट सब ट्री आर लेस देन रूट। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बाइनरी सर्च ट्री, एक बाइनरी सर्च ट्री कब बनता है, बाइनरी सर्च ट्री का रूल क्या है। तो ट्री में हम लोग जानते हैं कि एक डेटा यहाँ पे आया तो दूसरा बाइनरी ट्री में इसके लेफ्ट में जाएगा, तीसरा इसके राइट में जाएगा। तो लेफ्ट राइट जाता रहता है, और हर एक नोड पे जो 2 से ज्यादा नोड या सब नोड नहीं होंगे। तो जैसे ये जो पहला नोड है इसको बोलते हैं रूट नोड। अब यहाँ पे जैसे हमने डेटा रखा 5, अगला डेटा अगर 4 है तो वो इसके लेफ्ट में जाएगा, अगला डेटा अगर 6 है तो इसके राइट में जाएगा। यानी
हर नोड के लेफ्ट में उस नोड पे रखे गए डेटा से छोटा वाला डेटा जाएगा और राइट में उससे बड़ा वाला डेटा जाएगा। तो ऑल आइटम्स इन द लेफ्ट सब ट्री आर लेस देन द रूट, तो ये ऑप्शन सही है। ऑल आइटम्स इन द राइट सब ट्री ग्रेटर देन द रूट, ये आइटम भी सही है। ईच सब ट्री इज इटसेल्फ ए बाइनरी सर्च ट्री, तो ये भी सही है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो ए और बी तो सही है। सी में क्या कह रहा है, ईच सब ट्री इज इटसेल्फ ए बाइनरी सर्च ट्री। तो जब हम ट्री बनाते हैं तो ट्री में जैसे हम हमारा ये भी एक ट्री माना जाएगा, ये भी एक ट्री हो गया, सब ट्री हो गया, और यहाँ भी वही रूल चलेगा जो ऊपर से चलता हुआ आ रहा है। तो हर एक सब ट्री जो है वो एक बाइनरी सर्च ट्री है। Which of the following TCP/IP internet protocol is diskless machine uses to obtain its IP address from a server? अब यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस ऑब्टेन करने का काम करता है टीसीपी/आईपी के अंदर? तो यहाँ पे रैप, रीप, ARP X.25, तो रैप रूप नहीं है, ये ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इसको कहते हैं एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो ARP का काम क्या होता है TCP/IP में? TCP/IP में आईपी एड्रेसेस को मैक एड्रेस से मैच करके डेटा कनेक्टिविटी को यूज करना। तो ये क्या करता है, आईपी एड्रेसेस को फाइंड आउट करता है सर्वर से, फिर उसको मैक एड्रेस से वेरीफाई करता है। तो ARP एड्रेस को रिजोल्यूशन देता है, एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है पेज शिफ्ट किंग, ये अब क्वेश्चन OS से रिलेटेड है। पेज शिफ्ट किंग, इसको शॉर्ट फॉर्म में PSK कहते हैं, मेथड इज यूज्ड to modulate digital signal at 9600 baud per second using 16 level find the line signal and speed। अब इसका फॉर्मूला होता है, इस चीज को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है कि हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट करके निकालेंगे। तो जैसे सबसे पहले कि द नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल, ये एक फॉर्मूला है log base 2 16। तो log base 2 16 यहाँ पे क्या है हमारा, जो क्वेश्चन में यहाँ 16 दिया गया हुआ है, लेवल्स, ठीक है, 16 लेवल्स। तो सिग्नल्स मॉड्यूलेट द डिजिटल सिग्नल एट 9600 baud per second यूजिंग 16 लेवल। तो टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितना है, 16। तो log base 2 और वहां जो 16 उसके पैरेंथेसिस में दे रहे हैं, वो 16 क्या बता रहा है, लेवल को बता रहा है। तो हमारा यहाँ पे जो ये जो फॉर्मूला है log base 2 और L यानी कि लेवल, यहाँ हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा log base 2 16 आ रहा है। तो ये इसको इवेल्युएट करके हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 4 आएगा। अब बॉड रेट इज इक्वल टू द बीट रेट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल। तो ये हमारा बिट्स पर सिंबल निकाल लिया गया जो कि 4 है। एंड बॉड रेट क्या होगा, बॉड रेट इज इक्वल टू द बीट रेट। तो हमारा बीट रेट कितना है, 9600 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल। तो हमारा 9600 दिया हुआ है बीट रेट और हमारा यहाँ पे बिट्स पर सिंबल कितना है, 4 आया है। तो 9600 डिवाइडेड बाय 4, तो बॉड रेट कितना आ जाएगा, 2400। तो ये फॉर्मूला दिमाग में रट लेना पड़ेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो हम लोगों को देना होगा। तो 2400 यानी कि हमारा ऑप्शन ए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन एम ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज टू प्रोड्यूस, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एम क्या है, हम क्यों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को यूज करते हैं, प्रोग्राम करने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, विद इन बजट सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो हमारा मेन एम क्या होता है, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ाई क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं कि हमारा एक सॉफ्टवेयर बने, एक बढ़िया सॉफ्टवेयर बने, और वो सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं हो, ताकि वो मार्केट में जब बेचने के लिए ले जाया जाए तो वो इतना कॉस्ट है कि बिक नहीं रहा है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एम क्या है कि एक सॉफ्टवेयर डेवलप होना चाहिए लेकिन विद इन द बजट, ताकि वो मार्केट में सरवाइव कर सके। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी है, सॉफ्टवेयर विद इन बजट इन द गिवन शेड्यूल, समय गिवन टाइम पीरियड में भी। ऐसा नहीं है कि हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं जो 6 महीने में करना था उसको हम 6 साल लगा दिए तो मार्केट से आउटडेटेड हो गया और उस सॉफ्टवेयर का कोई वैल्यू ही नहीं रह गया। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पर्पस क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो विद इन द टाइम पीरियड एंड विद इन द गिवन बजट। वैलिडेशन मीन्स, वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, एंड वेरिफिकेशन ऑफ फील्ड्स, नन ऑफ द अबव। तो वैलिडेशन मतलब वेरीफाई कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं कि हम जो चीज बना रहे हैं वो हम सही बना रहे हैं या गलत। हम अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के लिए, तो वो वेरीफाई करेगा, वैलिडेट करेगा कि नहीं ठीक बना रहे हैं, हमको जो चाहिए वैसा ही सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा पर्पस क्या हुआ वैलिडेशन का, आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, क्या हम सही प्रोडक्ट बना रहे हैं। The in-order traversal of the tree will yield a sorted listing of elements of tree in binary tree, binary search tree, heaps, none of the above। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, यानी हम ट्रेवर्सल कर रहे हैं एक ट्री को, यानी उसके नोड्स को मूव कर रहे हैं, और मूव कर किस फॉर्म में कर रहे हैं, इन ऑर्डर फॉर्म में। तो सॉर्टेड लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स, ये सॉर्टिंग कर रहा है एलिमेंट्स का ट्री के अंदर। तो ये किस तरह के ट्री में हम लोग यूज करते हैं, तो ये हम करेंगे तभी जब हमारा कोई बाइनरी ट्री एक सर्च ट्री होगा, बाइनरी सर्च ट्री होगा जब एलिमेंट्स एक सॉर्टेड फॉर्म में एक लॉजिकल ऑर्डर में रखा हुआ होगा। और बाइनरी सर्च ट्री में जो हम डेटा रखते हैं वो उसका एक सिक्वेंशियल लॉजिक बनता है कि छोटा वाला डेटा लेफ्ट साइड में जाएगा और बड़ा डेटा राइट साइड में जाएगा। Preemptive scheduling is the strategy of temporarily suspending a running process। gunning आ गया या this is a running process। तो running process प्रिमिटिव शेड्यूलिंग किस तरह का स्ट्रेटेजी है जो टेम्पोरली सस्पेंड करता है रनिंग प्रोसेस को। तो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग का मतलब क्या हुआ कि हम बिफोर द सीपीयू टाइम स्लाइस एक्सपायर्स, यानी कि जब तक हमारा सीपीयू जो एग्जीक्यूशन कर रहा है, प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, वो तब तक दूसरे प्रोसेस को अलाउ नहीं करेगा जब तक उसका काम खत्म नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए आएगा। In round robin CPU scheduling, as time quantum is increased, the average turnaround time। तो राउंड रॉबिन CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में क्वांटम जो टाइम क्वांटम बनता है, अब कई तरह का शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है जो कि बेसिकली 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो जिसमें से हमारा एक राउंड रोबिन शेड्यूलिंग भी हम लोगों का एक आता है। इसमें क्या होता है, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइम क्वांटम बनाता है। जैसे ये 10 मिली सेकेंड का 10-10 मिली सेकेंड का ये टाइम क्वांटम बनाया गया। अब मान लो हमारा 3 या 4 प्रोसेस है, P1, P2 एंड P3। अब ये बारी बारी से तीनों प्रोसेस इसमें एग्जीक्यूट होगा। तो पहला प्रोसेस P1 10 मिली सेकेंड चलेगा, फिर P2 10 मिली सेकेंड चलेगा, फिर P3 10 मिली सेकेंड चलेगा।
तो ये 10-10 मिली सेकेंड तीनों चल गया, फिर वापस P1 10 मिली सेकेंड के लिए चलेगा। इसी तरह से ये चलता रहता है जब तक कि प्रोसेस का काम खत्म नहीं हो जाए। तो ये राउंड रोबिन शेड्यूलिंग में क्या होता है, टाइम क्वांटम बनता है और उस क्वांटम के अंदर एक एक प्रोसेस उतने मिली सेकेंड्स के लिए एग्जीक्यूट होता रहता है। तो अब इसमें कहना है क्वेश्चन का कि इंक्रीज द एवरेज टर्न अराउंड टाइम, यानी कि प्रोसेस का एग्जीक्यूशन में आने का जो समय है वो बढ़ जाता है। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग में बढ़ भी सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि बढ़ ही जाएगा, नहीं भी बढ़ सकता है। तो ये वैरी करता है, इसमें हम नहीं कह सकते बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कहा नहीं जा सकता है। वो डिपेंड करता है प्रोसेस, नंबर ऑफ प्रोसेसेस पे, टाइम क्वांटम पे और प्रोसेस के एग्जीक्यूशन टाइम पे। तो ये वैरी करेगा अलग अलग। ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स का पार्ट है। रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू द प्रोसेस ऑन नॉन शेयरेबल बेसिस, यानी प्रोसेसेस जब एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, सपोज P1 P2 एंड P3 ये 3 प्रोसेस चल रहा है, तो ये तीनों प्रोसेस कभी इनपुट करेगा कभी आउटपुट करेगा। तो इनपुट डिवाइस को यूज करेगा, आउटपुट डिवाइस को भी यूज करेगा। तो ये आपस में शेयर भी करता है प्रोसेस, एक ही समय पे दो प्रोसेस एक डिवाइस को शेयर कर सकता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्रोसेस ऑन नॉन शेयरेबल बेसिस, यानी शेयर नहीं करेगा कब, तो तब नहीं शेयर करता है जब म्यूचुअल एग्जीक्यूशन हो रहा हो, यानी प्रोसेस का म्यूचुअल एग्जीक्यूशन चलता है और वो तब चलता है जब प्रोसेस डेडलॉक में जाने लगता है। तो वो एक डेडलॉक का एक कंडीशन आता है प्रोसेस का, तब उस डेडलॉक से बचाने के लिए, प्रोसेस डेडलॉक में जाएगा यानी कि वो खत्म हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो उसको बचाने के लिए, डेडलॉक से में नहीं जाने के लिए, प्रिवेंशन के लिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन किया जाता है, और तब वो शेयर नहीं करना चाहता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेज को। तो ये